राइट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग, टॉपिक क्या हमारा, इंडिया इन 8th सेंचुरी है ना, 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी, 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक। और टॉपिक क्या है, गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश। राइट, एक क्वेश्चन लिखिए छोटा सा। क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कथन आप लिखेंगे, पहला कथन लिखेगा, फर्स्ट लिखेगा, अहमदाबाद, अहमदाबाद नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट लिखेगा, द एंशिएंट नेम ऑफ अहमदाबाद, द एंशिएंट नेम ऑफ अहमदाबाद वाज द सिटी एज दुर्गावती। अहमदाबाद का प्राचीन नाम दुर्गावती था, अहमदाबाद का प्राचीन नाम दुर्गावती था। द एंशिएंट नेम ऑफ अहमदाबाद वाज दुर्गावती। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, बताइए फटाफट। ओनली वन, पहला ऑप्शन है ओनली वन, दूसरा ऑप्शन है ओनली टू, तीसरा ऑप्शन है बोथ 1 and 2, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है नाइदर 1 nor 2। ठीक है, चलो तो कितने लोग ऑप्शन नोट कर लिया, सारा ऑप्शन सारा नोट कर लिया? आंसर कितने लोग पहला वाला मानते हैं, ओनली वन कितने लोग मानते हैं, ओनली नहीं, और नहीं, ओनली 4 ऑप्शंस में से आपको केवल एक चुनना है, या तो ओनली वन चुन लीजिए, या तो बोथ 1 and 2 चुनिए, या तो नाइदर 1 nor 2, और या तो फिर ओनली 2। तो ओनली 1 मान रहे हैं 3-4 लोग, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 4-5 लोग, राइट। और दोनों गलत है, ऐसा कोई नहीं, ठीक है। देखो, पहली बात ये समझो कि मैनचेस्टर तो कहा जाता है अहमदाबाद को इंडिया का, नॉर्थ का मैनचेस्टर कानपुर को, और साउथ का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, राइट। ये सब किसके लिए फेमस है, कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो दुर्गावती नहीं कर्णावती होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कर्णावती, ठीक है। ऐसे एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि काफी चर्चा में चल रहा है, अहमदाबाद का नाम बदलने की बात की जा रही है। किसने अहमदाबाद का नाम कर्णावती किसने रखा था, मतलब कर्णावती के नाम से शहर किसने बसाया था, पढ़ेंगे आप ना। ही वॉज चालुक्य रूलर, सोलंकी रूलर, कर्णदेव, कौन था, कर्णदेव ने ही कर्णावती नगर बसाया था, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो नाम बदलने की बात चल रही है, क्योंकि नाम कर्णावती से बदल करके अहमद शाह ने इसका क्या कर दिया था, अहमदाबाद कर दिया था। तो इस तरह से नाम बदलने की बात चल रही है। चलिए मैप पर थोड़ा सा बात करनी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर, उसके बाद फिर आते हैं कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। देखो भाई क्या कहा जा रहा है, पहले आप ये समझें कि ये इंडिया है। इंडिया में आपने अभी तक क्या समझा, चलो एक ब्लैंक मैप से समझ लेते हैं, या यहीं से देखो, जहां मैं मार्क कर रहा हूं, ये रीजन आपको गुजरात दिखाई दे रहा है, और इधर आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा वेस्ट बंगाल वाला रीजन। तो जब आप वेस्ट बंगाल से नीचे आप इधर आ रहे हैं ना, ये ओडिशा की तरफ, ये वाला रीजन जो आप देख रहे हैं, ये पूरा रीजन, इसको आप ईस्टर्न गैंगेज कहा करते थे, पूर्वी गंगा मैदान कहा करते थे। ये ईस्टर्न गैंगेज के नाम से जाना जाता था, ईस्टर्न गैंगेज के नाम से, ठीक है, ध्यान से समझना। और इधर हमने कहा कि ये गुजरात है। तो कोई भी रूलर जो आएगा, मैं आप लोगों से बार बार क्या कह रहा हूं, कि यदि वो ऑल इंडिया एम्पायर बनाना चाहता है तो उसको एक सेंट्रल लोकेशन चाहिए कैपिटल के रूप में, और ट्रेड के लिए क्या चाहिए, ईस्टर्न एक्सेस चाहिए बंगाल की तरफ, और वेस्टर्न एक्सेस चाहिए गुजरात की तरफ, होगा ना ऐसा।
तो जो भी रूलर्स इस एरिया में रूल कर रहे होंगे या जो भी इस एरिया में रूल कर रहे होंगे उन पर हमेशा अटैक होता ही रहेगा, क्योंकि जो सेंट्रलाइज पावर बनाना चाहेगा वो इसको टेक ओवर करना चाहेगा। तो जो रीजनल रूलर्स होंगे वो यहाँ पर फाइट करना ही पड़ेगा उनको। और ऐसे में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि इधर बड़े स्तर पर पालाज रूल कर रहे थे इस रीजन में पूरा, इधर गुर्जर प्रतिहाराज रूल कर रहे थे, और इधर दक्कन में राष्ट्रकूटाज रूल कर रहे थे। ठीक है, जब एक एम्पायर के रूप में सब इंटीग्रेट होता रहा, टूटता रहा, तो उसी में से बीच में आपने पढ़ा कि ये जो मध्य प्रदेश का जबलपुर वाला रीजन है, इसको सेंटर बना करके यहाँ से कौन रूल कर रहा था, कलचुरीज रूल कर रहे थे। और उसके ठीक इस तरफ जो रूल कर रहे हैं उन्हें सोलंकी कह लीजिए या फिर चालुक्य कह लीजिए। ठीक है, तो डायनेस्टी देखिए चालुक्यों की, ये चालुक्य एम्पायर दिखाई दे रहा है, ये अमरावती, वातापी, कुंतल, अजंता, विदर्भ, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं यहाँ पर। ऊपर आपको पुष्यभूति एम्पायर भी दिखाई दे रहा है उज्जैन का। और ये पूरा का पूरा जो कंट्रोल आ रहा है और कंट्रोल जा रहा है, कौन सी सेंचुरी में आ रहा है जा रहा है, 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में पूरा ब्रेकडाउन होगा और इंटीग्रेट होगा। ठीक है, एक और मैप से समझिए, हमने कहा कि सोलंकी डायनेस्टी ये बाद में जब टूट रही है, सोलंकी डायनेस्टी इधर आपको दिखाई दे रही, मतलब कि कोस्ट लाइन पर एक्सेस किसका है, गुजरात पर सोलंकी का, सोलंकी कह लीजिए या फिर इनको चालुक्याज कह लीजिए। इसके साइड में इधर कौन है, परमार है, परमार है। परमार कहाँ से आएंगे, परमार, चौहान, ये सब गढ़वाल डायनेस्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जब गुर्जर प्रतिहार ब्रेक हो रहे हैं तब ये निकल के आ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार एक बड़ी डायनेस्टी है, जब वो टूट रही है तो परमार अलग हो रहे हैं, चंदेला अलग हो रहे हैं ना। चंदेलों से साइड में हमने क्या कहा था, जब पाला डायनेस्टी ब्रेकडाउन हुई थी तो कौन सी डायनेस्टी बंगाल में डेवलप हुई थी, सेन डायनेस्टी डेवलप हुई थी। सेन इधर बंगाल की तरफ है, ये ईस्टर्न गंगेज मतलब कलिंगा वाला क्षेत्र, जो कलिंगा जीतेगा वो इधर एक्सेस कर लेगा। चंदेलों से ठीक नीचे कौन है, कलचुरीज हैं, राइट, समझ आ रही बात। और इसके बाद काकाती हैं इधर, इधर यादव वंश है और इधर सोलंकी हैं। तो हमारी जो आज की क्लास है वो पहले लेक्चर में हम लोग सोलंकीज को डिस्कस करेंगे और दूसरे लेक्चर में हम लोग गढ़वाल डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे, जो परमार और चंदेलों के साथ फाइट करके इधर कन्नौज वाले में रूल करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से समझिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछते रहिएगा। ठीक है, किसी भी डायनेस्टी में प्रीवियस लेक्चर्स की तरह से द इंपॉर्टेंट पॉइंट की शुरुआत होती है तो क्या होती है कि हु फाउंडेड द डायनेस्टी, इस वंश की स्थापना किसने की। तो इस वंश की स्थापना किसने की, मूलराज फर्स्ट ने। टाइम पीरियड देखेंगे तो 941 से लेकर के 995 तक। समझने वाली बात यह है कि 995 एंड 1000 इज वेरी क्लोज ईयर्स। महमूद गजनी का अटैक 1000 से शुरू हो जाता है भारत में, पता ना। लेकिन तो ये इस पॉइंट को ध्यान रखना कि नाउ दिस इज वेरी क्लोज टू अटैक ऑफ महमूद गजनी। लेकिन क्या महमूद गजनी ने शुरुआत में ही गुजरात में अटैक करना शुरू किया है, आंसर होगा नहीं। गुजरात में तो अटैक कर रहा है वो लगभग 1025-26 के आसपास। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मूलराज फर्स्ट वाज फाउंडर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। ठीक है, ओरिजिन कभी कभी ऐसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, हालांकि इस पर बड़े क्वेश्चंस भी उठते हैं कि देखो कहा जा रहा है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के कमंडल से हो रही है। कमंडल समझते हैं आप लोग, कमंडल का मतलब चुलुक भी होता है, चुलुक होता है, समझ रहे हैं आप। तो कहा जा रहा है कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कमंडल से हो रही है। तो याद रखना, कभी कभी मान लो इसे पूछ लिया जाए तो ठीक है, बाकी कैसे कमंडल से उत्पत्ति हो सकती है हाइपोथेटिकल बात है, समझ रहे हैं भाई। उसमें कोई जेनेटिक मटेरियल तो है नहीं, लेकिन फिर भी अब भगवान ही है। पृथ्वी की उत्पत्ति और पूरे प्रकृति की उत्पत्ति यदि हुई है तो किसी न किसी तरीके से तो हुई होगी भाई। पहली बार कोई कहे कि पहली बार हाथी कैसे आया होगा, पहली बार शेर कैसे आया होगा, तो कोई तो कॉन्सेप्ट रहा होगा, है ना। तो समस्याएं बड़ी फंस जाती हैं। नहीं, आप लोग कहते हैं कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, क्या है बताओ। राजधानी कहाँ थी, अन्हिलवाड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर थी, अन्हिलवाड़। ठीक है, समझ आ रही बात ना। चालुक्यों की राजधानी अन्हिलवाड़। जो इसको जीतेगा, देखेंगे इसको जीतने के लिए आगे बहुत सारी लड़ाइयां होंगी, तो जो इसको जीतेगा डेफिनेटली वो चालुक्य डायनेस्टी को टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीत लिया था। तो फाउंडर कौन था, मूलराज फर्स्ट। इसके बाद टाइम पीरियड देखिए, भीमदेव प्रथम का टाइम पीरियड 1022 से लेकर के 1063 तक दिखाई दे रहा है ना। कहां से कहां तक, 1022 से लेकर के 10
6-3 तक। और आप लोगों को समझना है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा यदि पावरफुल कोई रूलर रहा है तो कौन रहा है? भीमदेव फर्स्ट। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि यह चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, मोस्ट पावरफुल रूलर। हर डायनेस्टी में आप याद करिए, हमने आपको एक मोस्ट पावरफुल रूलर जरूर बताया होगा, और आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखिए तो सबसे अधिक क्वेश्चन यदि बन रहे हैं तो उसी पावरफुल रूलर के ऊपर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि भीमदेव प्रथम के ही शासन काल में महमूद गजनी ने गुजरात पर आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को लूटा। इस वर्ष 2026-27 की परीक्षाओं के लिए दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, इसको याद रखना। कारण बता देते हैं कि 1026 से चल करके आप कहां पहुंच रहे हैं? 2026 में। 1000 वर्ष की यात्रा आप पूरी कर रहे हैं ना? तो इस क्वेश्चन को एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट माना जाएगा। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न कि जब आपको बताया जाता है कि बेटा ये वाला इस वर्ष परीक्षा में आएगा और अगले दिन पेपर में छपा रहता है, तो आप लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता था, है ना? तो बस ऐसे ही पता होता है कि यदि किसी भी अटैक को, किसी भी युद्ध को, किसी भी घटना को 100 वर्ष, 50 वर्ष, 200 वर्ष, 1000 वर्ष, 500 वर्ष होता है, तो आप समझ लीजिए कि वो क्या हो गया? महत्वपूर्ण। हाँ, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ गए थे, तो एक तो वो कंसर्न है और दूसरा हमने कहा कि 1000 वर्ष पूरा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जब महमूद गजनी ने गुजरात पर अटैक किया तो हु वाज द रूलर ऑफ गुजरात? इट मींस हु वाज द रूलर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी? आंसर क्या होगा? भीमदेव फर्स्ट। और सोमनाथ मंदिर किसको डेडिकेटेड है? शिव मंदिर है। ठीक है, क्लियर? 1025-26, कहीं कहीं 1025 मिलता है, कहीं कहीं 1026 मिलता है। अब कहेंगे सर तो व्हाट इज द करेक्ट? यदि ऑप्शन में दोनों आ गया तो 1025 कर दीजिएगा, और 1025 नहीं आया तो 1026। कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है दोनों सही हो जाए? आप लोग बताओ कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दिसंबर में आया और जनवरी में गया, तो 1025 भी हुआ और 26 भी हुआ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो जब महमूद गजनी लौट गया तो एक हिंदू रूलर का जो एज ए रूलर जो रोल है होना चाहिए किसी मंदिर को लेकर के, वो क्या होना चाहिए कि जो मंदिर टूट गया तो उसका हम क्या करें? रिकंस्ट्रक्शन करें। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 2 क्या बन सकता है कि सोमनाथ मंदिर जब टूट गया उसके अटैक से महमूद गजनी के, केवल लूटना ऑब्जेक्टिव नहीं था ना। किसी इस्लामिक रूलर का किसी मंदिर में एज अ गॉड कोई बिलीफ सिस्टम होगा? नहीं होगा ना भाई। मंदिर में भगवान है, ये यदि बहुत कोई अकबर जैसा रूलर नहीं होगा तो वो नहीं मानेगा। बात मेरी समझ रहे हो? कोई सर्वधर्म संभाव वाला शासक हो तो ठीक है, लेकिन महमूद गजनी जैसा इन्वेडर जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ वेल्थ लूटना है, वो भगवान को तो नहीं मानेगा। तो प्लंडरिंग होगी, साथ में मूर्तियों को तोड़ा जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो जब मूर्तियां तोड़ी जाएंगी, स्ट्रक्चर तोड़े जाएंगे, तो उसका रिकंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा जनता में एक राजा होने का बिलीफ सिस्टम बढ़ाने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? सभी लोग समझ रहे हैं? तो रिकंस्ट्रक्शन किसने कराया? भीमदेव फर्स्ट ने। ठीक है, कहा जा रहा है कि जैन विद्वान हेमचंद्र के अनुसार, हेमचंद्र का नाम भी बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। हेमचंद्र के अनुसार भीम प्रथम ने सिंध के राजा हमू को परास्त कर अपने अधीन कर लिया। अब यहां पर समझिएगा कि सिंध से क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा और क्यों चालुक्यों के अधीन सिंध आना चाहिए। तो मैं बार बार आपको समझाता हूं मैप पर, यहां भी समझिए यदि आपको क्लियर हो रहा है तो। यदि यहां पर आप रूल करना चाहते हैं और हमने कहा ये डेजर्ट ऑलरेडी डेजर्ट है और इसके बाद यहाँ पर सिंध शुरू हो जाता है, तो आपको नहीं लग रहा है कि यदि ये वाली टेरिटरी भी आपके कंट्रोल में आ जाए तो इधर से होने वाले जितने भी इन्वेजन हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, वो आपके फेवर में नहीं रह जाएंगे ना। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इनको यहाँ पर रोका जा सकता है ना, तो ये वाले रीजन पर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्योंकि गुजरात के बाद यदि कुछ सीधे कनेक्ट होता था तो सिंध होता था, और मरीन रूट से तो डायरेक्टली कनेक्टेड था। बार बार समझाते हैं ना कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो सिंध से आगे बढ़ोगे तो कहां जाओगे? गुजरात जाओगे, इस तरफ आओगे तो। ओके, तो सिंध के राजा को किसने हराया? भीमदेव प्रथम ने। कहा जा रहा है कि उसने कलचुरी कर्ण के साथ मिलकर भोज परमार को पराजित किया। ये आप पीछे भी पढ़ चुके, इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपने पढ़ा है। तत्पश्चात धारा में लूटी हुई संपत्ति के बंटवारे में
हुए विवाद में कलचुरी कर्ण को भी पराजित किया, यानी कि कर्ण को भी पराजित कर रहा है और साथ में कर्ण के साथ मिलकर के भोज परमार को भी पराजित कर रहा है। ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कर्ण भी एक ताकतवर राजा था और भोज परमार भी ताकतवर राजा था। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि भीम प्रथम ने मूल राज के समय चालुक्य आधिपत्य में रहे आबू पर्वत पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। आबू पर कंट्रोल करने का मतलब था कि उस पूरे अरावली रीजन में आपका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पूरे अरावली रीजन में, अरावली रीजन का मतलब समझ रहे होंगे, अरावली की रेंजेस कहाँ से शुरू होती हैं, गुजरात से राजस्थान होते हुए वो दिल्ली तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, चलिए, कहा जा रहा है कि भीम प्रथम ने पत्तन में भीमेश्वर देव तथा भट्टारिका के मंदिरों का निर्माण कराया। तो नाम से स्पष्ट है, यदि आपसे कोई पूछता है कि भीमेश्वर देव मंदिर का निर्माण कौन कराया था, तो आंसर भीम फर्स्ट करिएगा। फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट वाला पॉइंट है कि विमल देव ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कितने क्वेश्चन बनते हैं भाई? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है। तो आंसर आप क्या करते हैं, राजस्थान में। कहां पर है ये? राजस्थान में, है ना। दूसरा सवाल ये बनता है कि इस टेम्पल को किसने कंस्ट्रक्ट कराया, तो आंसर होगा विमल ने। अब सवाल उठता है कि विमल कौन था, तो विमल जो था वो भीमदेव का सामंत था। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस चालुक्य शासक के शासन काल में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच चालुक्य रूलर, क्या हुआ, तिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया गया। आंसर क्या करेंगे, भीमदेव फर्स्ट। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो जरूर पूछिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। भीमदेव फर्स्ट को लेकर के 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आ रहे हैं, वो क्या क्या निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट निकल करके आ रहा है कि इसी के टाइम पीरियड में सोमनाथ टेम्पल पर अटैक हुआ। किसने अटैक किया? महमूद गजनी ने। सेकेंड पॉइंट, डिस्ट्रक्शन के बाद रिकंस्ट्रक्शन किसने कराया? भीमदेव फर्स्ट ने। थर्ड पॉइंट इज दैट कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके संरक्षण में बनवाया गया? अगेन आंसर होगा भीमदेव फर्स्ट। ठीक है, क्लियर। सेम एज इट इज, सारी बातें इंग्लिश में है। जिन लोगों का मीडियम इंग्लिश और वो चाहते हैं कि हम यही पीडीएफ पढ़ें, तो आराम से आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद कर्णदेव को समझिए। कर्णदेव का टाइम पीरियड क्या दिखाई दे रहा है? 1063 से लेकर के और 1093 तक। ठीक है, 1093 तक। अब कर्णदेव के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहला पॉइंट समझिएगा कि जो सदर्न गुजरात है, सदर्न गुजरात और नदर्न गुजरात का मतलब भी समझ लीजिए और इंपॉर्टेंस भी समझ लीजिए। जब हम लोग ऐसे मैप ड्रॉ करते हैं तो दिस इज कंसिडर एज सदर्न गुजरात एंड दिस इज नदर्न गुजरात। सो इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेड इंपॉर्टेंस, यदि हम लोग वाणिज्यिक महत्व के बारे में बात करें, कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, तो आप हमें बताइए कि ये वाला रीजन ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है या यही वाला। तो आंसर होगा कि सदर्न गुजरात ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे आप नदर्न की तरफ मूव कर रहे हैं आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, मार्सी एरियाज मिलेंगे, वहां पर हम मूव नहीं कर पाएंगे इजिली। जितने भी पोर्ट्स होंगे, डीप सी जो है वो इस रीजन में है, समझ रहे हैं। नाव को चाहे मरीन रूट की हम बात करें या इसके अंदर लैंड रूट की बात करें, तो ये सदर्न गुजरात ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर हो रहा पॉइंट कि नहीं हो रहा है? बताइए हाँ या ना। गुड। तो इस पर यदि कोई रूलर कंट्रोल कर रहा है तो इट्स वेरी कॉमन सेंस कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है कि कर्ण ने पश्चिमी चालुक्य शासक के सहयोग से मालवा के विशाल भाग को भी जीता। मालवा जब जीतते हैं तो आप इधर मध्य प्रदेश की तरफ भी एक्सेस बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अच्छा, कर्ण ने कर्णावती नगर बसाया। यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था क्लास की शुरुआत में कि कर्णावती वहां कर्णेश्वर का मंदिर बनवाया एवं कर्ण सागर झील बनवाया, और उसने अन्हिलवाड़ में कर्ण मेरु मंदिर भी बनवाया। तो एक अच्छी बात क्या है कि कर्णदेव ने जो भी कराया है सब में एक चीज शामिल है कि उसने अपने नाम का यूज किया है। समझने वाली बात क्या है कि ये सब कुछ कर्णावती कहाँ? अहमदाबाद। तो यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि अहमदाबाद में कर्ण सागर झील किसने बनवाया, या अहमदाबाद में कर्ण मेरु, अन्हिलवाड़ में कर्ण मेरु मंदिर किसने बनवाया, तो सब में आंसर क्या होगा? एक ही आंसर होगा, ही वाज कर्ण। कंफ्यूजन के चांसेस नहीं है। सेकेंड पॉइंट यह है कि ये याद करने वाली बात है कि अहमदाबाद जो बाद में डेवलप हुआ अहमदाबाद के नाम से, वो अहमद शाह ने उसका नाम बदल दिया था। शुरुआती नाम क्या था? कर्णावती। ठीक है,
और कौन सी नदी के किनारे? अहमदाबाद। बताओ भाई, गोमती किनारे है या फिर गंगा के किनारे है? कहाँ है? साबरमती किनारे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। साबरमती के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रहेगा ना, एट द बैंक ऑफ साबरमती। और सूरत, सूरत किस नदी के किनारे है? ये भी साबरमती किनारे है। बताइए। यस सर ना कहिए, कभी नो भी कहा करिए। हाँ, नो कह दीजिए। बहुत बढ़िया, ताप्ती रिवर के किनारे है ना, ताप्ती। अगला रूलर है जय सिंह सिद्धराज। कौन रूलर है? जय सिंह सिद्धराज। टाइम पीरियड क्या है? 1093 से लेकर के 1143। ध्यान दीजिएगा। अब आप उस तरफ बढ़ रहे हैं 1143 से जब आप आगे बढ़ेंगे 1178 की तरफ, तब अटैक होगा मोहम्मद गौरी का। किसका अटैक होगा? मोहम्मद गौरी का। अब यहाँ पर चालुक्य रूलर देखिए किस तरीके से अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह बहुत ही अल्प आयु में राजा बना, मतलब ही बिकेम किंग एट वेरी यंग एज। और जब भी आप इतिहास उठा के पढ़ लीजिए कि जब भी कोई यंग एज में रूलर बनेगा तो उसको संरक्षण देने के लिए कुछ उसकी माताएं साथ में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अकबर को भी आप ले लीजिए। अकबर के बारे में क्या कहा जा रहा है? अकबर कितने साल में रूलर बना? 13.5 वर्ष में। तो 13.5 वर्ष का बच्चा यदि शासन में आएगा तो आप हमें बताइए वो शासन कैसे करे, उसको गाइड करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। और बच्चे को प्यार से मम्मी लोग अच्छा समझा पाती हैं कि पापा लोग? क्या करते हैं पापा? दे दनादन। बहुत बढ़िया। अच्छा, पापा बस देख लेते हैं, उतने में ही काम हो जाता है। हाँ होंगे बस। बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग कब तक लग रहा है कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधानता का डर समाज में व्याप्त था, ये कब तक बना रहेगा? आप लोगों को क्या लगता है? आजकल बच्चे पापा को ज्यादा प्यार करते इसलिए पापा लोग नहीं डांट रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, देखिए एक नेचुरल सी बात है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत के वो अपने जीवन के 15-20 वर्ष से पहले की बात करें तो ज़्यादा समय वो किसके साथ बिताया होता है? अपनी माँ के साथ। भारतीय समाज में तो ऐसा ही है। आज से हम लोग यदि 1000 साल पीछे चले जाएं तब तो और ज़्यादा, तो महिलाएं बाहर ही नहीं निकलती थी, है ना। तो इसलिए देखोगे तो उस समय महिलाएं जो माताएं होती थीं या फिर जो फॉस्टर मदर्स होती थीं, जो भी जो पालन पोषण करने वाली चाची दादी इस टाइप के लोग, वही लोग एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करना शुरू कर देते थे। अकबर के बारे में पढ़ते हैं ना आप, कहते इतिहास का लिखते हैं पेटीकोट सरकार चलती थी। तो जो 4 उसकी फॉस्टर मदर्स थी 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक वो क्या करती रही? बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर कर रही थी। जब वो थोड़ा बड़ा हो गया अकबर, तब उसने डिसीजन लेने शुरू किए। तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से चालुक्य शासक की माँ ने एक संरक्षिका के रूप में शासन किया था? तो आंसर होगा जय सिंह की माँ ने। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। जहां पर भी एंशिएंट में, मेडाइवल में, जहां पर भी फीमेल रूलिंग आएगी, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी में ये चीज डाइजेस्ट नहीं होती थी। आप देखिए इतिहास उठा के पढ़िए, जहां पर भी फीमेल रूलर्स ने रूल किया है वो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। समझ गए? तो ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट बन रहा है कि किस चालुक्य शासक की माँ ने एक संरक्षिका के रूप में शासन किया था? तो आंसर आप करेंगे जय सिंह। ठीक है, इसने शाकंभरी के चौहान अरुणराज को पराजित किया था, परंतु उससे अपनी पुत्री का विवाह कर मैत्री स्थापित कर ली थी। मैंने पहले भी बताया है, इतिहास बार बार रिपीट करता है, इतिहास से बहुत कुछ सीखते भी हैं। टेरिटोरियल एक्सपेंशन का एक तरीका ये भी था कि युद्ध करो और सामने वाले को हरा दो, और यदि वो ऑफर कर देता है कि मैट्रिमोनियल अलायंस बनाना है तो ठीक है, फिर एक सबॉर्डिनेट के रूप में वो काम करता रहेगा और आपकी टेरिटरी एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, याद रखिएगा। उसने मालवा के परमार शासक यशोवर्मन को भी पराजित किया। ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा कि किस चालुक्य शासक ने यशोवर्मन को पराजित किया था? आंसर करेंगे जय सिंह ने। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि
अवंतीनाथ, ये टाइटल अडॉप्ट कर रहा है अवंतीनाथ। आपसे पूछा जाता ना कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंती या अवंतिका, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अवंतिका या अवंती, तो अवंती उज्जैन के आसपास के क्षेत्र को हम कह रहे थे, तो अवंतीनाथ कहलाया। कब? जब उसने मालवा वाले रीजन पर पूरा कंट्रोल कर लिया। Until and unless you are not going to memorize the things on the map, definitely you are going in wrong direction. मैप मतलब कोई आपसे नाम भी ले ना उज्जैन का, अवंती का, तो तुरंत आपका ध्यान उस पूरे रीजन में जाना चाहिए और कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। दिस इज द बेटर वे। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि किसी किसी इंसान को सारे फैक्ट्स कैसे याद हो सकते हैं एक साथ, तो याद उसने किया नहीं, इंटेंशनली याद नहीं किया बैठ करके, जैसे कि आप अल्फाबेट याद करते थे बचपन में, क्या किया उसने चीजों को समझते हुए मेमोराइज कर लिया है। इतना ही करना था आपको, ठीक है। चलो, क्या कहा जा रहा है कि उज्जैन लेख के अनुसार जयसिंह ने अपनी ओर से महादेव ब्राह्मण को मालवा का शासक बनाया था। जैन ग्रंथों के अनुसार जयसिंह ने बुंदेलखंड के चंदेल शासक मदन वर्मन को भी पराजित किया था और जयसिंह ने सिंधु विजय भी किया था। मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जयसिंह का जो ऑब्जेक्टिव था शायद वो चक्रवर्तित्व को प्राप्त कर लेना था। सिंध भी कैप्चर, इधर तो समंदर ही है, इधर चंदेलों को भी हराना, उधर मालवा को भी हराना। इसका मतलब है कि वो चारों दिशाओं में अपना एक्सपेंशन करना चाह रहा था, ठीक है। तो एक टाइटल तो सिद्धराज की याद रखेंगे और दूसरा टाइटल अवंतीनाथ की याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट ये? आगे बढ़ते हैं। कहां पहुंच गए हम लोग? 1143 में। 1143 में ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि आबू पर्वत पर किस चालुक्य शासक ने एक मंडप में अपने 7 पूर्वजों की मूर्तियां स्थापित कराई, ठीक है। कभी कभी मूर्तियां स्थापित कराई जाती हैं, जैसे आप देखेंगे कोई भी एक प्रथा होती है कि इससे पहले जिसने यहाँ पर रूल किया है, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, वो उनको कोई भूल न जाए, याद करता रहे, तो उनकी मूर्तियों को क्या करें? स्थापित करा दें ना। समझ रहे हैं? है ना। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि किस चालुक्य रूलर ने अपने 7 पूर्वजों की मूर्तियां स्थापित कराई थी आबू माउंटेन पर? तो आंसर क्या करेंगे आप? जय सिंह, ठीक है। शिव भक्त जय सिंह, जय सिंह किसका फॉलोअर था? शैविज्म को प्रमोट करेगा। सिद्धपुर में रुद्रम महाकाल मंदिर बनवाया और उसने सोमनाथ की यात्रा पर लगने वाला यात्रा कर समाप्त कर दिया। अगेन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तीर्थ यात्रा कर लगना चाहिए कि नहीं? नहीं लगना चाहिए। कितने लोग इस बात से एग्री हैं कि तीर्थ यात्रा कर नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, वेरी गुड। और जो क्या विचार है आपका, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, बहुत मिनिमम रहे। अच्छा, तीर्थ यात्रा कर नहीं लगाओगे, यदि थोड़ा बहुत भी नहीं लगाओगे, तो तीर्थ यात्रियों को जो सुविधाएं आपको देनी है, अच्छी सड़कें देनी चाहिए, रास्ते में पीने के पानी की व्यवस्था हो, है ना, वहां पर शेल्टर उनको मिले रहने के लिए, ये सब कैसे मैनेज करोगे भाई? फ्री में तो दुनिया में कुछ भी नहीं है ना, बात समझिए। सभी तीर्थयात्रियों की उम्मीद क्या है कि मान लीजिए यदि हमारी यात्रा अप्रैल के महीने में हो रही तो रास्ते में पानी की व्यवस्था हो, तो राज्य ही तो व्यवस्था करेगा सब कुछ। और राज्य से आप उम्मीद तो कर रहे हैं कि राज्य व्यवस्था करे, और राज्य को आप टैक्स नहीं देंगे तो राज्य कैसे मैनेज करेगा? बट ये बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन यदि थोड़ी बहुत मात्रा में लगाया जाए तो अच्छी बात है, बुराई नहीं है। लेकिन एक आम जन के नजरिए से देखें तो गलत है, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर इंसान सामान्यतः हिंदुस्तान के समाज में तभी जाता है जब वो गृहस्थ आश्रम से आगे बढ़ रहा होता है, ये परंपरा है। और गृहस्थ आश्रम के बाद कौन सा आश्रम शुरू होता है? वानप्रस्थ। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वानप्रस्थ? जब हम भौतिक जीवन की मोह माया से दूर हो रहे होते हैं लेकिन परिवार को पूरी तरह से छोड़ते नहीं हैं, यही है ना। तो उस समय हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है ऑलरेडी वो क्या हो जाती है? कम हो चुकी रहती हैं। तो ऐसे में तीर्थ यात्रा का हमेशा अपोज हुआ है कि नहीं लगना चाहिए। समझ गए बात को? इसलिए जिन शासकों ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया है उन शासकों पर प्रश्न भी आए हैं और उनको इतिहास ने धार्मिक रूप से महान बताया है। फॉर द एग्जाम्पल अकबर, कौन सा टाइम पर उसने पहली बार तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया? 1563-64 ना, पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। देखो तो ये वाला पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसने जैन विद्वान हेमचंद्र को राजाश्रय प्रदान किया था, जिसने द्वयाश्रय काव्य की रचना की। ये क्वेश्चन एग्जाम में यूपीएससी ने भी पूछा, यूपीएससी आईएएस ने।
और कई परीक्षाओं ने पूछा है, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट मान के चलेगा कि हेमचंद्र किसके दरबार में जैन विद्वान के रूप में काम कर रहा था। आंसर होगा जय सिंह के। ठीक है, हेमचंद्र ने संस्कृत तथा अपभ्रंश दोनों भाषाओं में रचनाएं प्रकाशित की। जय सिंह सिद्धराज ने ज्योतिष, न्याय एवं पुराण के अध्ययन हेतु संस्थान भी स्थापित कराए। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ सकता है चालुक्य डायनेस्टी पर। राइट, अगला रूलर देखें कौन है, कुमारपाल। और कहां पहुंच रहे हैं आप, 1143 से 1172 की तरफ। कहा जा रहा है कि दो पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है देखिएगा, ये तो चलो ठीक है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। जैन मतानुयायी कुमारपाल को, तो पहला पॉइंट क्या समझना है कि ये जो कुमारपाल है ये किसका फॉलोअर है, स्पेसिफिक जैनिज्म को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, आज भी आप देखिएगा यदि हिंदुस्तान में मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा से ज्यादा जैनी आपको किस स्टेट में दिखाई देंगे, तो आप कहेंगे कि सर ये जो गुजरात वाला रीजन है उस रीजन में जैनिज्म के फॉलोअर्स ज्यादा दिखाई देते हैं। हाँ या ना भाई, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी कहाँ बनाया गया, आबू माउंटेन पर। तो आबू माउंटेन से लेकर के और गुजरात की तरफ आप मूव करेंगे, जैन धर्म को मानने वाले लोग नॉनवेज ज्यादा खाएंगे या वेजिटेरियन ज्यादा होंगे। महावीर स्वामी ने कहा था, हालांकि किसी भी चीज का एक्सट्रीम होना बड़ा गलत है। चाणक्य ने कहा था कि अति सर्वत्र वर्जित है, यही ना, किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, अति होगी तो वो नुकसान करेगा। बौद्ध ने क्या कहा कि मिड वे पाथ, सबसे अच्छा जीवन का यदि कोई पाथ है, रास्ता है, तो क्या है, मिड वे पाथ, बीच के रास्ते को अपना लीजिए। आप एक प्रश्न पर सोचिएगा, एक विचार करिएगा इस पर कि बौद्धिज्म और जैनिज्म दोनों इंडिया में ही डेवलप हुए, दोनों इंडिया में ही डेवलप हुआ, शुरू हुआ। बौद्धिज्म की बात करें तो इंडिया के बाहर के देशों में बौद्धिज्म ज्यादा फैल गया, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, चाइना, थाईलैंड, इन देशों में बौद्धिज्म बहुत फैला, लेकिन इंडिया में ये श्रिंक कर गया, किया ना। तो कारण क्या रहा होगा कि इंडिया में बौद्धिज्म श्रिंक कर गया जबकि यहीं से डेवलप हुआ। सेकेंड थिंग इज दैट कि दोनों साथ ही में यदि डेवलप हो रहे हैं तो क्यों जैनिज्म बहुत छोटा बन के रह गया जबकि बौद्धिज्म बहुत बड़ा हो गया। तो जैनिज्म के अंदर जो रिचुअल्स डेवलप हुए वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम थे। जैसे महावीर स्वामी ये कहते थे कि यदि आप दुनिया से चाहते हैं आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाए, कैवल्य की प्राप्ति का मतलब क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति, जिसे आप मोक्ष कहते हैं उसे कैवल्य कहा जाता है ना जैनिज्म में। तो आप बेसिक जो 5 बातें हैं उनको तो मानना ही है, उनमें से कंडीशन समझिए कि कहा जा रहा है कि यदि खेतों में आप हल चला रहे हैं और उसमें यदि छोटे केचुए जीव कोई जानवर कट रहे हैं, कीड़े मकोड़े, तो दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ वायलेंस, एक हिंसा है वो भी, और ऐसा करना आपको नहीं करना चाहिए। सो इज इट पॉसिबल कि किसान खेतों में हल नहीं चलाएगा तो वो खाने बिना तो मरेगा, भूखों मरेगा। तो जब कहीं एक्सट्रीम पोजीशन में किसी चीज को आप ले जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर उसको मानने वाले लोग क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यही कारण है कि जैनिज्म में बहुत, आप किसी के घर गए और आपको उसके घर में रखी हुई अलमारी में कोई किताब देख करके आपके मन में आ गया कि काश ये किताब मेरे पास होती, यह भी एक प्रकार की चोरी है। आपके मन में ऐसा भाव आ जाना ही चोरी है। बात समझ रहे हैं, आप सड़क पर चल रहे हैं, कोई सुंदर महिला आपको दिखी, आपके मन में आसक्ति आ गई कि काश ये हमारी होती, तो यह भी आपके ब्रह्मचर्य का नाश है, मतलब ब्रह्मचर्य आपका ब्रेक कर रहा है। तो इज इट पॉसिबल, इतना कंट्रोल मन पर आपका हो पाएगा, ऐसा कहना था महावीर स्वामी का। इसीलिए लोग देखिए जैनिज्म को ज्यादा नहीं मान पा रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, खैर अच्छी बात है। तो हमने क्या कहा कि कुमारपाल किसको फॉलो कर रहा था, जैनिज्म को। जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक कहा जाता है। जब कोई राजा किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करेगा तो उस क्षेत्र में ऑटोमेटिकली उस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे हमने कहा कि उसने अपने राज्य में अहिंसा का, बात समझ में आ रही होगी। आप एक चीज सोचो, कभी आप लोगों ने यज्ञ किया है, यज्ञ में हवन वगैरह आहुति कभी, तो वैसे तो मान लो कि जैसे छोटा 1 किलो आपके पास हवन सामग्री है, आजकल तो आप लोग मार्केट से ही खरीदते होंगे हवन सामग्री,
मार्केट से खरीदते होंगे ना, मार्केट से खरीदा, पैकेट खोला और स्वाहा शुरू हो गए ना। लेकिन पहले के टाइम में घर में बनाई जाती थी ना, तो जो आप लकड़ी आम के पेड़ से तोड़ के लाए हैं, सूखी लकड़ी, या जो आप पुराना जौ लाए हैं, तिल ले आए हैं, जो भी लाए हैं, क्या संभावना नहीं है कि उसमें कोई अंदर कीड़ा बैठा हो जो अपने जीवन यापन के लिए उसमें जी रहा हो लकड़ी के अंदर? है ना, देखा भी होगा भाई, लकड़ी जितनी पुरानी होगी उसमें हो सकता है कि उतने ज्यादा कीड़े उसको डिकम्पोज कर रहे हो। साइंस तो यही कहता है ना भाई, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन तो शुरू है। तो जब आपने कहा कि स्वाहा, वो भी स्वाहा, तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? बहुत बड़ी हिंसा हो गई। और ऐसा होता है, आप देखिएगा कभी, है ना, पूरा पूरा हवन सामग्री स्वाहा कर दिया तो उसमें 4 कीड़े रेंग रहे हैं नीचे प्लेट में आपके, इसका मतलब कुछ और भी स्वाहा उसमें हुए होंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसका मतलब कि ऐसा करना क्या है? हिंसा है। इस पर भी क्या करो? प्रतिबंध लगाओ। ठीक है। और जब आप ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ थोड़ा बहुत बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, सुना होगा आपने ना, पशुवध समाज में प्रैक्टिस रहता है कि नहीं रहता है? अभी भी है ना। हालांकि अब पशु में भी मान लीजिए इस पर बड़ा प्रश्न उठता है कि भाई जो आवारा पशु हैं, आवारा समझते हैं क्या होते हैं? आवारा जो घूमते रहते हैं, तो फिर आवारापन क्या है? ये भी तो एग्जिस्ट करता है, बताइए आवारापन क्या है? जिसका कोई ना हो, मतलब हाँ, फिर दीवानापन क्या है? थोड़ा ये भी बताइए। बहुत बढ़िया। आवारापन का मतलब है बिना किसी उद्देश्य के घूमते रहना, और दीवानापन का मतलब है कि किसी के लिए घूमते रहना, है ना, किसी विशेष लक्ष्य के प्रति डेडिकेट होके घूमते रहना। ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द इससे निकल के आएंगे, जैसे दीवानेपन से दीवानियत निकल के आएगी, इसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक्सट्रीम लेवल पर जाएंगे तो जुनूनियत निकल के आएगी। होगा ना ऐसा? बहुत बहुत बढ़िया। एंड एग्जैक्टली व्हाट इज लव? व्हाट इज लव? डिफाइन इन सिंगल लाइन, एक लाइन में बताइए। आपसे कोई पूछे एक शब्द में कि प्रेम क्या है, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? जब आप अति प्रेम में आते हैं, पहले तो ये समझें कि प्रेम क्या है। एक शब्द में कोई बता सकता है? एक शब्द में बताना है, एक शब्द में, इन अ सिंगल वर्ड। बड़ा मुश्किल है। सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी है, सबने अपनी अलग अलग फिलॉसफी से एक्सप्लेन किया है। लेकिन जब आप प्रेम की गहराइयों में उतर जाएंगे, बहुत ज्यादा अनंत प्रेम की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, और उस समय आप देखेंगे यदि आप अनंत प्रेम में डूबे हैं तो शब्द खत्म हो जाते हैं, सिर्फ आंसू बच जाते हैं। क्या बच जाता है? तो आज से कोई पूछे कि प्रेम क्या है तो कह दीजिएगा आंसू है। उस डेप्थ तक आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जब आपको किसी किसी के साथ अनन्य प्रेम होता है, जब आपके पास शब्द नहीं बच जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, कुछ कहना नहीं है। ऐसे होता है ना, राधा को कृष्ण से अनन्य प्रेम था, तो राधा कुछ कह रही थी क्या कि आइए मिलिए बैठिए बातें करते हैं? कुछ नहीं, आंसू बताते थे गोपियों के कि कृष्ण से प्रेम था। कुछ कथाएं कहती हैं कि मथुरा वृंदावन के आसपास के क्षेत्रों का पानी खारा इसीलिए हो गया क्योंकि आंसू मिल गया पानी में। गए हैं आप लोग वृंदावन कभी? पानी कैसा आता है वहां पर? आता है ना। तो ये प्रेम क्या है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पशुवध का इसने, जो जैनिज्म को फॉलो करेगा वो किसी भी स्थिति में क्या करेगा? जैनिज्म को जो फॉलो करेगा वो पशुवध को प्रमोट नहीं करेगा। एंड व्हाट अबाउट सनातन? सनातन में कई जगह पर आपको प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि पशु बलि की प्रथा थी, है ना। आज भी कई सारे मंदिर हैं जहां पर पशु बलि होती है। अब बाकी लोग तो बेटा नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं तो समझ गया। गोरखपुर जिले में एक छोटा सा मंदिर है जिसको देवी जी का मंदिर है, तरकुलहा मंदिर कहा जाता है। वहां पर तो बड़े मंदिर की बात मैं कर रहा हूँ, एक झारखंड आप जाएंगे छिन्नमस्तिका मंदिर है ना। वहां पर आप देखिए, बिल्कुल गूगल करके देखिएगा, छिन्नमस्तिका मंदिर में आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम ब्लड जो है वो धारे के साथ फ्लो कर रहा है, लगातार बलि चल रही है। बंगाल में तो एक्सट्रीमली, बंगाल, उड़ीसा, असम में तो आप कामाख्या चले जाइए, है ना। और आप ही नहीं जा रहे हैं,
बड़े बड़े लीडर्स भी जाते हैं, देखा होगा आपने। तो जब आज भी इन प्रैक्टिस है तो उस समय तो और ज्यादा रही। लेकिन जैनिज्म, हमने क्या कहा कि हिंसा का घोर विरोध करता था जैनिज्म, तो इसने क्या किया, पशुवध निषेध कर दिया, शराब, जुआ, वैश्यावृत्ति, इस पर भी रोक लगाया, है ना। अच्छा, इन सब की आपस में क्रोनोलॉजी है, आपको बताएं। जैसे एक कहानी भी है, लेकिन कहानी अभी नहीं सुनाएंगे, हो सकता है कभी सुनाए हो आप लोगों को, या फिर बाद में कभी सुना देंगे। इन सब की आपस में क्रोनोलॉजी है। जैसे कोई कहता है कि पहले बताओ कि सोसाइटी में प्रोस्टिट्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वेश्यावृत्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोगों का क्या विचार है। किसी समाज में, जैसे दुनिया भर के कई सारे देशों में आप पढ़ेंगे तो लगभग 50% से अधिक देशों में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, इंडिया में लीगल नहीं है। आप मिडाइवल पीरियड में देखेंगे, मुगलों के टाइम में, तो जो जो शहर उन्होंने बसाए थे उन सब शहरों में एक थोड़ा छोटा मोटा बड़ा रेड लाइट एरिया होता था ना, जो आज रेड लाइट एरिया कहा जा रहा है। लेकिन उस समय में जैसे अकबर ने उसको शैतानपुरी कहा, क्या कहा, शैतानपुरी। तो होना, इन सब की क्रोनोलॉजी है, बात समझिए। पहले आप बताओ कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। चलिए, ये निबंध आता है लिखने के लिए। जब आप वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ते हैं, सोशल इश्यूज पढ़ते हैं, तो उस पर क्वेश्चन बनते हैं कि वैश्यावृत्ति समाज में होना चाहिए या नहीं, इस पर लिखिए पूरा, ठीक है। तो अपने, अब ऐसे प्रश्न यदि पूछे जा रहे हैं मेंस परीक्षाओं में, तो इसका मतलब क्या है कि इसके होने के फेवर में भी कुछ तर्क होंगे और नहीं होने के फेवर में भी कुछ तर्क होंगे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के जिन देशों में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है वहां पर रेप केसेस बहुत कम है। गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, तो कुछ हर चीज के कुछ अपने पॉजिटिव पहलू हैं तो कुछ अपने नेगेटिव पहलू हैं। एनीवे, हम लोग मुद्दे पर आते हैं। जो रूलर शराब बंद कराएगा वो जुआ बंद कराएगा, प्रोस्टिट्यूशन बंद कराएगा। किसी को भी आप देख लीजिए, बलबन को, औरंगजेब को, है ना। कारण क्या है कि इनकी क्रोनोलॉजी है। 2 पैक पीने के बाद इंसान कहता है अब ले आओ जुआ खेलते हैं, है ना। तो ये सब जुड़ता है आपस में, जिसने बंद कराया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे कहा जा रहा है कि जैन मतानुयायी कुमारपाल की आस्था शैव मत में भी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि जैनिज्म को ज्यादा प्रमोट कर रहा है। तो यदि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया कि कुमारपाल केवल जैन धर्म को फॉलो करता था, एक बात तो हमेशा ध्यान रखना कि केवल जैन धर्म को कोई जल्दी फॉलो करेगा ही नहीं, क्योंकि जैनिज्म निकला कहां से है, सनातन से। तो या तो वो शैविज्म को फॉलो कर रहा होगा और या तो वो वैष्णविज्म को फॉलो कर रहा होगा। अंततः बौद्ध के रूप को क्या कहा ब्राह्मणों ने, कहा ये भी एक विष्णु के रूप में भारत में आए थे, कहा ना। तो क्यों बौद्धिज्म, आज के डेट में देखो तो बौद्धिज्म में वो वाली प्रैक्टिस आ गई जो वैदिक ब्राह्मणिज्म में थी, मूर्ति पूजा और बाकी सारी चीजें, है ना। तो ये क्या है, कहा जा रहा है कि विष्णु के रूप में आए थे। तो कोई भी केवल जैन धर्म को फॉलो करे, ये बहुत क्रिटिकल है। वो कहीं ना कहीं या तो शैव को फॉलो कर रहा होगा और या तो वैष्णव को। जैन मतानुयायी होते हुए भी उसने सोमनाथ के मंदिर जाकर शिव की पूजा की। कुमारपाल के सभी लेखों में शिव की प्रार्थना की गई है। जब सभी लेखों में शिव की प्रार्थना की गई है तो हमें कह सकते हैं कि हाँ, वो जैन धर्म के मतानुयायी होने के साथ साथ शैविज्म का भी फॉलोअर था। और हेमचंद्र द्वारा लिखित कुमारपाल रचित, इस पॉइंट को भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इस पर क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि कुमारपाल चरित किसने लिखा है। आंसर क्या करेंगे, हेमचंद्र। और हेमचंद्र कैसा विद्वान था, जैनी था, जैन विद्वान था, ठीक है, समझ रहे हैं, जैन स्कॉलर था। इसमें इसके बारे में लिखता है, ठीक है। अगला रूलर देखिए, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, अजयपाल, है ना। क्या कहा जा रहा है, शैव प्रतिक्रिया के अंतर्गत अजयपाल ने जैन मंदिरों को ध्वस्त कराया। अब ये वाला फिर पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे जस्ट पहले का रूलर क्या कर रहा है, जैन धर्म को बढ़ावा दे रहा है, ये जैन मंदिरों को ध्वस्त करा रहा है, जैन साधुओं की हत्या करा रहा है, समझ रहे ना। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। और क्या कहा जा रहा है कि अजयपाल को उसके किसी नौकर ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। ऐसे व्यक्ति की हत्या ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। कुमारपाल अजयपाल दोनों आपने पढ़ लिया। कुमारपाल पर क्वेश्चन बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, यदि मतलब इस डायनेस्टी से क्वेश्चन बना तो यहाँ बनेगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है जो आप अभी तक पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन लिखिए छोटा सा, फिर बात करते हैं। भीमदेव सेकेंड,
भीमदेव सेकेंड। लिखिएगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 लिखिएगा कि द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पानीपत का पहला युद्ध, सॉरी तराइन का, बताओ क्या लिखा, तराइन का पहला युद्ध भारत में मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण था। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फर्स्ट अटैक ऑफ मोहम्मद गोरी इन इंडिया। पानीपत का तराइन का पहला युद्ध भारत में मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण था। ठीक है, लिख लिया, इंग्लिश में लिख लिया। सेकेंड स्टेटमेंट लिखेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, हाँ दूसरा स्टेटमेंट है ये, पानीपत का पहला युद्ध भारत में बाबर का पहला युद्ध था। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फर्स्ट अटैक ऑफ बाबर इन इंडिया। पानीपत का पहला युद्ध बाबर का भारत में पहला आक्रमण था। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? दो आपसे स्पेसिफिक फैक्ट पूछे जा रहे हैं, लाइन चेंज करके लिखिए कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, neither 1 nor 2। जल्दी से बताएं। जो लोग ऑनलाइन वीडियो देखते हैं उनसे भी मैं कह रहा हूं कि आप वीडियो को यहीं पर पॉज करके आंसर देने की कोशिश करो और सोचो कि क्या आपसे हो पा रहा है, कितना आप जानते हैं। बताएं सभी लोग। फोर्थ ऑप्शन मतलब नाइदर 1 nor 2, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? 1 और 1, 2 लोगों को। बाकी 1 और 1 2 होता है कि 1 और 1 11 होता है? क्या होता है बताओ? 1 और 1 11, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को लग रहा है बताओ? अच्छा, जिन लोगों को लग रहा है कि नाइदर 1 nor 2 दोनों गलत हैं, उन्हें पहले वाले में क्या गलती लग रही है? बहुत बढ़िया, भीमदेव सेकेंड के टाइम पर 1178 में हमला होगा। तो सर पहली लाइन ही लिखी हुई है ना? ये भी बात ठीक है। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है क्या बेटा? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, बट इट वाज नॉट द फर्स्ट अटैक इन इंडिया, इट वाज द 5th अटैक, 5वां अटैक था ये। समझ रहे हैं ना? मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध पहला अटैक था। नहीं, पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, ये 5वां अटैक था बाबर का। ठीक है, चलिए, तो 1178 दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, देखिए समझना इस पॉइंट को। मैं आप लोगों को इससे पहले भी किसी लेक्चर में समझाया हूं, अभी फिर मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर चालुक्य रूलर्स रूल कर रहे हैं इस रीजन में, है ना? और मैंने आपको ये समझाया कि 1125-26 में, सॉरी 1025-26 में महमूद गजनी आ रहा है इधर से और यहां से सोमनाथ मंदिर को लूट करके और इधर से चला जा रहा है गजनी। कहां चला जा रहा है? गजनी। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी के दिमाग में आ रहा है, मोहम्मद गोरी के दिमाग में आ रहा है कि यदि महमूद गजनी इस रास्ते से आ सकता है तो इस रास्ते से जाया भी जा सकता है। तो मोहम्मद गोरी अपनी सेनाओं को लेकर के इधर से आता है अटैक करने। कौन? मोहम्मद गोरी। क्योंकि गजनी और घोरी दोनों आसपास के प्रोविंसेस थे ना, काबुल से आगे आप बढ़ेंगे तो एक तरफ गजनी और एक तरफ घोरी प्रोविंस था। लेकिन मैंने क्या कहा कि जो ये वाला रीजन है, ये रीजन आपको नॉट फेवरेबल,
ये फेवरेबल नहीं है ना, बात मेरी समझ रहे हो। तो जब आप यात्रा के लिए, ट्रेवल के लिए फेवरेबल नहीं है, हाथी घोड़े सैनिक लेकर के इस रास्ते से आओगे और रास्ते की सटीक जानकारी आपको नहीं है, तो यहाँ पर आपका रेवेन्यू लॉस होगा। हाथी घोड़ा सब मरेंगे, सैनिक भी मरेंगे, तो आपकी आधी कमजोरी तो रास्ते में ही आ गई, और जो बची खुची है वो यहाँ का रूलर जो है वो स्ट्रेटजी बना करके आपको फाइट कर रहा है। तो 1178 में आप देखोगे कि मोहम्मद गोरी की क्या हो रही है, मोहम्मद गोरी की हार हो रही है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, किसकी हार हो रही है, मोहम्मद गोरी की हार हो रही है। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान समझना कि तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी का पहला युद्ध भारत में नहीं था, इससे पहले वो युद्ध लड़ रहा है, ठीक है। क्यों हार हो रही है वो भी हमने समझाया आपको। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत अच्छे से मोहम्मद गोरी को पढ़ के जा रहे हैं कि मोहम्मद गोरी की हार हुई है ना, लेकिन 1178 में, लेकिन नाम वहां पर मोहम्मद गोरी ना दे करके शहाबुद्दीन महमूद दे दिया। क्या नाम दे दिया, शहाबुद्दीन महमूद। तो वैसे तो जब मोहम्मद गोरी को मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें सारे नाम उसके मैं लिखवा देता हूँ, बट यहाँ पर शहाबुद्दीन महमूद, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। शहाबुद्दीन महमूद या मुइजुद्दीन बिन शाम उसी का नाम है, या मोहम्मद गोरी, तो 3 नाम है। परीक्षा में पता चला कि मोहम्मद गोरी की जगह पर मुइजुद्दीन बिन शाम दे दिया तो आधे लोग गलत कर दिए, खाली यह सोच करके कि हमने तो नाम ही नहीं सुना है कभी, मोहम्मद गोरी तो पढ़ा है लेकिन ये नहीं सुना है किसी का नाम मुइजुद्दीन बिन शाम भी था, ठीक है। इसने आक्रमण किया और कहा जा रहा है कि अवयस्क, अवयस्क मतलब कि ये अभी माइनर था, कौन, भीमदेव सेकेंड की ओर से शासन कर रही उसकी मां राजमाता ने स्वयं सैन्य नेतृत्व कर माउंट आबू के समीप तुर्की सेना को पराजित कर दिया। तो 3 पॉइंट ध्यान से समझना है। पहला तो ये समझना है कि मोहम्मद गोरी टर्क था, क्या था, टर्क था। भीमदेव सेकेंड रूलर था, लेकिन हमने क्या कहा, जब तक वो बड़ा नहीं होगा तब तक एज अ किंग तो बैठा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट कौन कर रहा है, उसकी मां। और सेनाएं तो बाहुबली देखा आप लोगों ने ना, याद आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो सेनाएं तो वही रहती हैं, सेनाएं तो राज्य के लिए काम करती हैं, एक शासक है और एक उसको संरक्षण देने वाली राजमाता है ना। तो राजमाता के नेतृत्व में युद्ध हुआ और टर्क सेनाएं हार इसलिए गई क्योंकि हमने कारण बताया कि ये पहले से ही ये बहुत कमजोर हो चुकी थी, अदरवाइज इट वाज नॉट इजी, क्योंकि बहुत ही पावरफुल। देखिए टर्क रूलर्स के पास हॉर्सेस बहुत अच्छे होंगे, घोड़े बहुत अच्छे होंगे, और अच्छे घुड़सवार वाली सेना को उस समय हराना मुश्किल था, ठीक है, समझ रहे ना। कोई कंफ्यूजन। तो नाम किसका इतिहास में लिया जाता है, भीमदेव सेकेंड का। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, कैसे आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा पहला भारतीय शासक था जिसने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। तो आंसर क्या करेंगे, अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछूं कि भीमदेव सेकेंड वाज ओनली रूलर हु डिफीटेड टू मोहम्मद गोरी, नहीं समझे प्रश्न, नहीं समझे प्रश्न, समझ गए। भीमदेव सेकेंड मोहम्मद गोरी को हराने वाला एकमात्र भारतीय शासक था, नहीं गलत है, क्या गलत हो गया, एकमात्र नहीं था, तो और कौन हराया था, बहुत बढ़िया, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, है ना। तो बस यही सब चीजें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी होती हैं कि जो कोर पॉइंट है। अब ये मात्र तो नहीं था, एकमात्र तो नहीं था, लेकिन प्रथम था, ठीक है। कोई ऐसे भी सवाल पूछ ले आपसे कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान से पहले किसी शासक ने हराया ही नहीं था भारत में, तो आंसर होगा ऐसा नहीं है। किसने हराया था, भीमदेव सेकेंड ने। लोकेशन आबू के पास, ठीक है। अच्छा आगे क्या कहा जा रहा है कि 1186 में पृथ्वीराज चौहान द्वारा गुजरात पर आक्रमण किए जाने पर भीमदेव सेकेंड ने उसे भी पराजित किया था। देखिए इस पॉइंट को, यानी कि पृथ्वीराज चौहान इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर अपने आप को दिल्ली और अजमेर से आगे बढ़ा करके ये चाह रहे हैं कि चालुक्य डायनेस्टी पर भी हमारा कंट्रोल हो जाए। अगेन वही बात आती है, हमने क्या कहा कि जो भी चौहान रूलर हो, चंदेल रूलर हो या प्रतिहाराज हो, वो क्या चाहेंगे कि कोस्ट लाइन मिले। एक बार सबके मन में तमन्ना आती है कि हम गुजरात और बंगाल जीत लें। गुजरात और बंगाल जीत लिए मतलब काम फिनिश, कंट्रोल करके रखिए, ट्रेड बढ़ेगा आपका, ठीक है, बात मेरी समझ रहे हो ना।
भीमदेव सेकंड ने 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को पराजित कर अजमेर तक खदेड़ा। मतलब ये समझ में आ रहा है कि थोड़ी देर पहले, इससे पहले के लेक्चर में बताया होगा कि 1192 में मोहम्मद गोरी जीत जाएगा। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा करके मोहम्मद गोरी आगे बढ़ेगा, और दिल्ली और अजमेर वाले रीजन में उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांडर है ही वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, और वो क्या चाह रहा है कि हम इस्लाम को स्टैब्लिश करें, और उस चक्कर में देखिए ट्राई भी कहाँ कर रहा है, गुजरात में। लेकिन यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो रही है, हार हो रही है। क्लियर पॉइंट है। पीडीएफ में इस मैप की आवश्यकता तो आई थिंक नहीं रहती है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस मैप की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन पीडीएफ में आप लोगों को क्या लगता है, जैसे आप लोग जब नोट्स बनाते हैं, अभी कैसे काम करना है वो भी मैं बता दूंगा कि क्लास को कैसे आपको मैनेज करना है, लेकिन जब आप नोट्स बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस मैप को भी आप बनाते होंगे, तो बना लेना चाहिए। समझ में आ गया तो बना लेना चाहिए, है ना। चलिए बढ़िया है, ठीक है। किंतु किंतु कहां से जुड़ रहा है, बट कहां से जुड़ रहा है, जब उसको अजमेर तक भगा दिया है। किसको, और किसने भगा दिया है। कहा जा रहा है बट इन 1197 ऐबक ने भीमदेव द्वितीय को पराजित कर राजधानी अन्हिलवाड़ की लूट में सफलता प्राप्त की। ध्यान दीजिएगा, अभी अन्हिलवाड़ की लूट में सफलता प्राप्त की, अभी रूल करने की कोशिश नहीं की जा रही है। पहले देखो, पहले वेल्थ इकट्ठा करना है। बख्तियार खिलजी 1203 क्या कर रहा है, ब्रूटली ब्रेक डाउन कर रहा है यूनिवर्सिटीज को और लूट कर रहा है मैक्सिमम, और बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। ही वाज अगेन द कमांडर ऑफ मोहम्मद गोरी। तो बख्तियार खिलजी, यल्दौज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन सब को सिर्फ एक आदेश है कि जितना अधिक से अधिक लूट सकते हो पहले लूटो, स्टेबल तो कर ही लेंगे, है ना, राइट। 1201 तक कहा जा रहा है कि भीम ने पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया, है ना। उसके राज्य पर परमार तथा यादव आक्रमणों को उसके सामंत मंत्री लवण प्रसाद ने विफल कर दिया, किंतु अंततः भीमदेव द्वितीय ने आंतरिक स्थिति दुर्बल होने के कारण उसके अधीनस्थ सामंत स्वतंत्र हो गए। जब भी कभी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेक डाउन करेगा, सेंट्रलाइज पावर वीक होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो उसके डाउन स्ट्रीम में जो लोग हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। समझ गए मेरी बात को। और अंततः क्या कहा जा रहा है कि भीमदेव सेकंड गुजरात के चालुक्य सोलंकी राजवंश का अंतिम शासक था। ठीक है, बात मेरी समझ रहे हो, हाँ या ना। 1170, ये वाला इधर नहीं लगना चाहिए था, चलो 1178 से कहां तक पहुंच गए, 1240 तक। ठीक है, क्लियर। और इधर दिल्ली के आसपास के रीजन में क्या हो रहा है, इस्लाम स्टेब्लिश हो चुका है, और 1206 में मोहम्मद गोरी मरेगा, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को कैपिटल बना करके दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ा रहा होगा। और 1210 में क्या होगा, 1210 में क्या होगा, इल्तुतमिश क्या करेगा, लाहौर से कैपिटल शिफ्ट कर देगा दिल्ली, और दिल्ली में अब एक सेंट्रलाइज पावर स्टेब्लिश होगी जिसको आप सुल्तान कहेंगे। सारी शक्तियां किस में होंगी, सुल्तान में। हालांकि शरीयत में कहा गया है कि ना तो अल्लाह की नज़र में ना कोई सुल्तान होगा ना कोई सल्तनत होगी, अल्लाह के सब बंदे हैं, सब में बराबर का भाव होना चाहिए। लेकिन एक बात और कही जाती है कि वीर भोग्या वसुंधरा, यदि ताकत है मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, 3 प्रकार की ताकत यदि आपकी है, तो पृथ्वी के सबसे उच्चतम संसाधनों का प्रयोग कौन करेगा, आप करेंगे। इतिहास उठा के देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया। पढ़ते हैं ना कि हर खूबसूरत चीज पर, खूबसूरत नहीं, हर नायाब चीज पर, नायाब समझते हैं ना, हर नायाब चीज पर अलाउद्दीन का अधिकार है। तो अलाउद्दीन को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, कम समय में भी उसने बहुत कुछ किया, और ये होना चाहिए आपके अंदर, एम्बिशन होना चाहिए। जब तक कोई आप बताओ, एक चीज समझना, ठीक है। अगली डायनेस्टी हमारी है, नेक्स्ट डायनेस्टी है कौन सी, गढ़वाल डायनेस्टी है, तो इस पर अभी बात करेंगे। ठीक है, पहले आप ये समझो कि एम्बिशन का होना आपके लिए बड़ा जरूरी है। यदि जीवन में कोई एम्बिशन ही नहीं है, नहीं कहते कि सीने में आग होनी चाहिए, हाँ, यदि कुछ है ही नहीं है, ना जिंदा है ना मुर्दा है, तो पड़े रहो, करना क्या है। यदि आपके दिल में ये आग लग जाए कि नहीं हमको रैंक 1 लेकर के आना है, तो जब रैंक 1 लेकर के आना है तब तो आप पागल होंगे। पागल होंगे तो कुछ अच्छा कर जाएंगे या तो कुछ
अलग ही करेंगे। बुरा तो कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं बुरा कहते कहते रुक गया ना, बुरा नहीं कुछ होता है। ठीक है, तो एक लेक्चर आपका ये कंप्लीट हुआ, कौन सा? चालुक्य या फिर सोलंकी। दूसरे लेक्चर में इसको आगे बढ़ा रहे हैं।